कि रासायनिक उर्वरक से उत्पादित फसल के अपेक्षा जैविक उर्वरक से उत्पादित फसल का स्वाद ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा क्यों? तीसरी बात है कि वर्मी कंपोस्ट में सारे तत्व सड़े हुए गोबर के अपेक्षा लगभग दुगना हो जाता है, ऐसा क्यों? फिर ये हमको जानना है, हम धान के क्षेत्र से आते हैं कि MTU 7029 का अधिकतम प्रति हेक्टेयर क्या उत्पादन है? हम बगीचा की जब भी आप प्रबंधन करना चाहते हैं, मधुआ हो या मिलीबग हो या फ्रूट बोरर के लिए, हम लोग 3 बार स्प्रे के लिए रिकमेंडेशन है। फर्स्ट रिकमेंडेशन होता है, प्रथम छिड़काव जो है जब मंजर निकलने लगता है तब, और फूल खिलने से पहले। दूसरा छिड़काव करते हैं जब मटर के दाना के बराबर फल आ जाए तब, और तीसरा छिड़काव दूसरे छिड़काव के 21 दिन के बाद। अब रही दवा की इस्तेमाल का, तो प्रथम छिड़काव में एक दवा आती है थायोमिथोएक्जेम, 1 ग्राम 3 लीटर पानी में, या ब्यूप्रोफेजिन 1 ml 1 लीटर पानी में, या इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 4 लीटर पानी में। कोई भी आपके पास दवा अवेलेबल है उसको घोल बनाकर आप छिड़काव करें। प्रथम छिड़काव ये आपको ध्यान रखना होगा कि फूल खिलने से पहले ये छिड़काव करना है। दूसरा छिड़काव हम कहे थे जब मंजर के जब मटर के दाना के बराबर फल हो जाए तब, उस समय एक दवा आती है एसीफेट, आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल बनाइए, उस समय छिड़काव कर दीजिए। तीसरा छिड़काव जो है आवश्यकता अनुसार है। यदि आवश्यकता हुई तो नीम पर आधारित नीम कौड़ी से भी तेल बना सकते हैं, या निम्बिसिडीन या नीमाजोल, उसका 4 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाइए और उसको छिड़काव कर दीजिएगा, तो आपको मधुआ कीट के लिए अच्छा प्रबंध होगा और उसका निदान मिल जाएगा। वर्मी कंपोस्ट में पोषक मान क्यों ज्यादा हो जाता है? यदि उसी गोबर से यदि हम गोबर की खाद बनाते हैं और उसी से यदि हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो वर्मी कंपोस्ट का पोषक मान क्यों ज्यादा हो जाता है? इसके संदर्भ में मैं आपको स्पष्ट करूं कि 1 किलो गोबर से आपको 450 से 500 ग्राम तक ही वर्मी कंपोस्ट बनता है, तो कंसंट्रेशन हो जाता है। यह बात तो सच है कि है तो वही गोबर, लेकिन उस गोबर का कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटास, कितना जस्ता खनिजीकरण हो जाता है, यानी उपलब्ध रूप में, जैसे चीनी घोलते हैं आप शरबत में तो कितना घुलता है, यह बात महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी को पौधा ले पाता है, तो वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। साथ ही साथ जब आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो उसकी उम्र होती है 60 से 70 दिन की, तो 60-70 दिन के बाद वह केंचुआ भी खुद भी सड़ करके उसी में मिलता है, तो उसके शरीर में भी जो पोषक मान है वह भी आपके वर्मी कंपोस्ट में मिल जाता है। इसीलिए गोबर के खाद की तुलना में वर्मी कंपोस्ट में ज्यादा होता है। दूसरी बात एक और स्पष्ट कर दूं कि जो उसमें आप जो गोबर की खाद बनाते हैं सामान्यतः गांव में, वह सीधा ढेर लगा देते हैं, तो वहां पर नाइट्रोजन जैसे है तो नाइट्रोजन का वहां पर वोलेटिलाइजेशन लॉस, अमोनिया के रूप में अमोनिया वोलेटिलाइजेशन लॉसेस भी होते हैं, डिनाइट्रिफिकेशन भी होता है, वह हम चेक नहीं कर पाते हैं, और वो यहां पर आप नीचे एक फर्श बनाते हैं तो वहां पर वह सारा पोषक तत्व वहां पर संचित है, इसीलिए पोषक मान इसका बढ़ जाता है। दूसरा प्रश्न आपका था कि ये जो वर्मी कंपोस्ट डालने, एक मिनट में आपका प्रश्न कर दूं, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न था कि वर्मी कंपोस्ट या कोई दूसरा जैविक खाद डालने से उसका स्वाद क्यों बढ़ जाता है? तो स्वाद एक मोटी सी बात है, स्वाद बढ़ गया। मशरूम का जो भूसा होता है पशु खा सकता है। आप जब एक बार भूसा का हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें बेबस्टीन से ट्रीटमेंट करते हैं, फॉर्मेलिन का उसमें ट्रीटमेंट करते हैं, और जब काफी दिन तक वो भींगा हुआ रहता है तो कई प्रकार के फंगस का उसमें ग्रोथ होता है, और उसके बाद उसके जब आप उसको फेंकते हैं सूखा हुआ रहता है तो आप उसको सामान्यतः हम लोग उसको आप कंपोस्ट के रूप में इस्तेमाल करें, और अगर
काफी स्कार्सिटी है तो उस कंडीशन में हम उसका हीट ट्रीटमेंट करने के बाद दोबारा उसको बॉयल करके सुखा के तब उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। परवल के बारे में जानकारी लेना था सर। जैसे कि परवल का लती सर बहुत बड़ा हो चुका है सर, लेकिन जो फूल होता है सर, फूल होने के बाद सर फल होकर के सर लाल होकर नीचे गिर जाता है सर। आप परवल लगाए हैं, आपको जानकारी होना चाहिए कि परवल में नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पे आते हैं, यानी नर और मादा पौधे ही अलग अलग होते हैं। और जब तक इसका रेशियो नहीं रखिएगा तो ये फल जो है आप शुरू में जो देख रहे हैं फल है वो बतिया वो टिकेगा नहीं, क्योंकि उसमें परागन की क्रिया कीड़ों के माध्यम से होता है। जब तक नर फूल नहीं उपलब्ध होगा तब तक वो फल रुकेगा नहीं। तो ये एम्ब्रियो एबॉर्शन है और सीधा सीधी है कि आप उसमें सबसे पहले ध्यान दें कि नर पौधों का रोपण कम से कम 15 से 20 दिन पहले आपको करना चाहिए, क्योंकि नर पौधे में फूल थोड़ा देर से आता है और शुरुआत में सिर्फ मादा फूल ही आते हैं जो बतिया के रूप में आपको दिखाई देता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कृषि दर्शन कार्यक्रम देखते रहें, जिसमें हम इन सभी सब्जेक्ट को, सभी विषयों का समावेशित करते हैं। हमारे दूरदर्शन पटना के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव श्री सुबीर वर्मा जी से कि आए और धन्यवाद। मैं दूरदर्शन की पूरी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा माननीय कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का, जिन्होंने यह मंच हमें उपलब्ध कराया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा तहे दिल से यहाँ उपस्थित सभी किसान भाई एवं बहनों एवं आगंतुकों का, जिन्होंने यहाँ आकर हमारा मान बढ़ाया। कि कृषि दर्शन कार्यक्रम आपके लिए और आपके द्वारा है। कृषि दर्शन कार्यक्रम पटना से दिखाए जाने वाले हर कार्यक्रम में आपकी सहभागिता की आवश्यकता हमें है। मैं तो ये कहूँगा कि आप जो कार्यक्रम हमें बताएंगे हम वो कार्यक्रम कृषि दर्शन में दिखाएंगे, उसी विषय पर कार्यक्रम करेंगे जिस विषय की जानकारी आप हमें देंगे। तो कृपया दूरदर्शन के कृषि दर्शन से आप जुड़ें, अपने पत्रों से जुड़ें, अपने फोन से जुड़ें और या पटना आकर कृषि दर्शन के दफ्तर से जुड़ें। आप हमें बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं और कृषि दर्शन आपको भरोसा देता है कि हम वही कार्यक्रम बनाएंगे जिसकी जानकारी आप हमें देंगे। हमने जो पैम्फलेट आपके बीच वितरित किया है उसमें हमने अपना टेलीफोन नंबर भी दिया है 180034561711 1800345617 कृपया इस नंबर पे से हमसे जुड़ें। कृषि दर्शन कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन संध्या 6 से 6:30 तक दिखाया जाता है, जिसमें मंगलवार को फोन इन लाइव कार्यक्रम होता है। अपनी समस्याओं के साथ हमसे इस फोन इन लाइव कार्यक्रम में भी जुड़ें और हमें बताएं कि आप कौन सा कार्यक्रम देखना चाहते हैं। हमारा पता भी कृपया नोट कर लें। हम हैं दूरदर्शन केंद्र छज्जू बाग पटना 800001 पर। धन्यवाद किसान भाई।